डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम की आपकी लेसन सेकंड की वीडियो संख्या 4 में आपका स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने 3 वीडियो अच्छे से देख ली होंगी। उनमें कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, नहीं तो अपनी जो गूगल मीट में ऑनलाइन बातचीत होती है उसमें भी आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सबके काम का क्वेश्चन है तो ग्रुप में भी भेज सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने चोल प्रशासन की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, उसके कई बिंदु हमने देख लिए थे। तो आज हम जो बिंदु शेष रह गए थे उनको देखेंगे। न्याय व दंड व्यवस्था, 2 प्रकार की न्याय व्यवस्था का उल्लेख है, एक सरकारी प्रणाली, एक दूसरी सामाजिक प्रणाली। सरकारी जो प्रणाली थी उसकी अगर हम बात करें तो सरकारी प्रणाली में जैसे जैसे प्रशासन की इकाइयां थी वैसे ही अधिकारी न्याय व्यवस्था करते थे, कानून लिखित थे। अब प्रशासन की इकाइयां कैसे, जैसे राजा भी न्याय करता था, फिर वलनाडु, नाडु, कोटम जो भी आपके होते थे, जो भी इकाइयां थी वहां पर अलग अलग अदालतें, वहां पर अलग अलग अधिकारी उसके रहते थे। दस्तावेज, गवाह, सबूत ये सब जरूरी थे न्याय के लिए, फैसले के लिए। फैसले मौके पर हो जाते थे आमतौर पर। राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध था, वही जब हमने हर्ष का काल में पढ़ा था वो भी राजद्रोह सबसे, देशद्रोह, मृत्युदंड, अंग काटना, संपत्ति जब्त करना, ये उस समय भी यही सजाएं होती थी। अब बात आती सामाजिक की। सामाजिक जो प्रणाली थी, दूसरी प्रणाली जो थी उसमें था ग्राम पंचायतें और खाप पंचायतें, जैसे आज भी होता है जातीय पंचायतें आपकी। तो उस प्रकार से थी ये परंपरा अनुसार, जैसे समाज की परंपरा अनुसार थी उस अनुसार ये फैसले लेती थी। इनमें बीच बचाव का रास्ता अपनाया जाता था। जाति दबाव होने के कारण लोग सरकारी व्यवस्था की बजाय सामाजिक पंचायतों में अधिक जाया करते थे। इस न्याय पर ज्यादा भरोसा जो था वो था। इनकी दंड प्रणाली में ग्राम निष्कासन, आमतौर पर निष्कासन होता था, जाति से निष्कासन, गांव से निष्कासन, बाहर कर दिया जाता था उसको, ये व्यवस्था इसमें रहती थी। तो ये कभी कभार आपका जो है वो हो जाता है, मतलब ब्लर हो जाता है, इसके लिए इसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। लगातार ये दिखना चाहिए आपको साफ स्पष्ट। चलो अगला बिंदु, सैनिक शासन। सैनिक शासन का जो प्रबंध है वो बहुत अच्छा था। उन्होंने शक्तिशाली जल व थल सेना का निर्माण किया। जल भी और थल सेना भी बहुत अच्छी थी, शक्तिशाली थी। इसी सैनिक बल के आधार पर ये भारत के अंदर, आपने अभी इतनी विजयों के बारे में इन्होंने पढ़ा आपने, चाहे वो श्रीलंका में थी, पल्लव थे, या जिन लोगों को भी इन्होंने हराया, चेरों को हराया, तो वो सब इस सेना के बल पर ही तो हराया, वर्चस्व स्थापित किया। पैदल, धनुषधारी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रथ होते हैं, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, धनुषधारी होते हैं, जंगल में युद्ध करने वाले अलग से प्रशिक्षित सैनिक थे। ये अलग अलग प्रकार की जो सेनाएं थी सेना में सम्मिलित थे। छावनी, छावनी जैसे आजकल कैंट बनते हैं आपके, छावनी की व्यवस्था थी, प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, ये सारी व्यवस्थाएं थी। स्थायी सेना के अतिरिक्त स्थानीय कृषकों, पशुपालकों, मजदूरों, इन अतिरिक्त जो समुदाय थे समाज के, इनको भी लड़ने की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है दिया जाता था, ताकि जरूरत पड़ने पर इनको भी, सेना में सभी जातियों के लोग थे। ब्राह्मण सेनापतियों को ब्रह्म अधिराज कहा जाता था। सैनिकों की भर्ती शासक विश्वास पात्र, विशेष रूप से विश्वास पात्र जो ठीक लोग होते थे उनमें से की जाती थी। सेना में अभ्यास व अनुशासन जो है महत्वपूर्ण था। प्रैक्टिस और अनुशासन, ये पढ़ाई के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीजें। अरब देशों से घोड़े आयात किए जाते थे, अच्छे घोड़े आते थे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन भी आयात करता था। 60,000 हाथी, 1 लाख अश्वसेना, 1.5 लाख पैदल सैनिक बताए जाते हैं। सैनिकों से नागरिक सेवा व मंदिर के रखरखाव का कार्य करने का भी वर्णन मिलता है। ये सेना की विशेषताएं हमने पढ़ी। प्रजा हितकारी कार्य, इस तरफ विशेष ध्यान जो था वो चोल शासकों का था, प्रजा का हित कैसे कर सकते हैं। कृषि सबसे मुख्य चीज थी, तो कृषि विकास की तरफ ध्यान किया। पैमाइश करवाई गई जमीन की, पैमाइश करके हमने पढ़ा था कि 1-2 शासक ऐसे आए थे जिन्हें झील, तालाब,
इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया, कुओं बनाने पर, नहरें बनाने पर, और पानी की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गई। सड़कों का जाल बिछाया गया पूरे राज्य में। व्यापारी उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को भी संरक्षण दिया गया। तो शिक्षण संस्थाओं, मंदिर, जो संस्थान थे, मंदिर थे, उनके बनाने में भी रुचि दिखाई। गरीबों को दान दिया गया, अनाथालय बनाए गए। तो ये जनहितकारी सोच को प्रदर्शित करता है, कोई कमी नहीं रखी इन शासकों ने। उसके बाद आता है शिक्षा व साहित्य। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने 2 स्थानों पर विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। वो 2 स्थानों की अगर हम बात करें क्या था, एक होती थी प्रारंभिक शिक्षा, एक होती थी आपकी उच्च शिक्षा। तो दोनों तरह की शिक्षाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो आपकी मंदिरों में विशेष रूप से दी जाती थी, और उच्च शिक्षा जो थी वो राज्य द्वारा जो स्थापित संस्थाएं थी उनमें दी जाती थी। वेद यही पढ़ते थे, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, ये सब्जेक्ट, व्याकरण, ये अपने जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने पढ़ा था, तक्षशिला के बारे में, हर्षवर्धन काल में, मैं ये बार बार आपको बताकर ये साबित करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत सारी मिलती जुलती हैं अगर हम प्रश्नों के उत्तर की बात करें। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दिया करें तो आपको समझ में आएगा। नाटक मंचन, साहित्य के क्षेत्र में भी इस जो है कम थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन नाटक मंचन अच्छे से होता था। सैविक सार का रचिता, सौविक सार इम्पोर्टेंट है 2 अंक में, का रचिता। पेरिया पुराणम व तमिल रामायण का रचिता, तमिल रामायण के रचिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? कम्मन। कौन थे? कम्मन। 2 अंक में आ सकता है। तो विभिन्न जो संत थे, कवि थे, इनके जो वहाँ की लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, कौन सी थी? तमिल और कन्नड़। उनको विशेष जो है बढ़ावा इनके द्वारा मिला। तो ये था शिक्षा और साहित्य। उसके बाद आता है आपका कला। कला में भी इनका योगदान जो है अद्वितीय है। हमने एक बात की थी कि कई मंदिर जो है इस समय में बने, और कई नगरों में जो है बड़े बड़े नगरों को विशेष महत्व था। तंजौर या तंजावुर, गंगकोट, जो गंगकोट की उपाधि भी की थी, और एक जो राजा ने जो रोज राजधानी बदलकर चोलपुरम कर ली थी। ये नगर है कांची, पल्लवों की जो नगर था इन्होंने जीत लिया था। तो इनका जो विशेष महत्व इन नगरों का रहा। तो यहाँ पर जो मंदिर की जो स्थापत्य कला थी वो इनके समय में उच्चतम जो है चोटी की बन गई, विशेष बन गई, विशेष शैली विकसित हुई मंदिर की। द्रविड़, तो दक्षिण में कौन सी शैली थी? द्रविड़। उत्तर में नागर, और बीच में जो दोनों की मिश्रित शैली थी वो थी वेशर। मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो इन प्रमुख विशेषताओं में वर्गाकार विशाल मंडप, आपका गोपुरम, स्तंभ, मंदिरों में देखते ही हो आप, दक्षिण के मंदिरों को गूगल करना तो सजावट में शेर क्या करती है, संयुक्त स्तंभ है, अनेकों चीजों का प्रयोग है। तंजौर का शिव मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका मंदिर है तंजौर में? शिव मंदिर। 190 फुट ऊंचा है। ये चीजें तो आप न करें बेशक, कितना ऊंचा है, कितना भारी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर है। यहाँ पर शिव का मंदिर है, सुब्रमण्य मंदिर भी है यहाँ पर, और श्रीरंगपट्ट का मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विशेष है। और इसका मुख्य आकर्षण जो है श्रीरंगपट्टम में वो है नटराज की मूर्ति, कांसे की मूर्ति है। कुंभकोणम का मंदिर, कुंभकोणम, ये कुछ मंदिर आप याद कर लें तो अच्छा है, इस पॉइंट को पूरा करने में आपको आसानी होगी। तो चित्रकारी व मूर्तियों का निर्माण, जो चित्रकारी मंदिरों में की गई और मूर्तियों का जो निर्माण है वो दिखाता है कि कला के क्षेत्र में अत्यंत समृद्धि थी, अत्यंत उन्नति का जो है ये काल रहा, और इन्होंने मंदिरों की जो शोभा को है वो काफी बढ़ा दिया था। फिर आता है आपका धर्म। धर्म में हमने पढ़ा था कि चोल कैसे शासक थे? शैव थे, शैव भगत थे। इसी धर्म की, इसी पंथ की जो है प्रधानता वहाँ रही। लेकिन और धर्मों के प्रति भी ये उदार थे, चाहे वो वैष्णव हो, बौद्ध हो, जैन हो। राजा राज प्रथम की अगर हम बात करें, राजा राज प्रथम ने शैव होते हुए भी वैष्णव मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें
तो कर्मकांड को भी कम महत्व दिया गया। हालांकि इस काल में राजा अधिराज ही मात्र ऐसा था जिसने राजा अधिराज, थोड़ा इसको कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट है ये, राजा अधिराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 2 अंक में कई बार आ जाता है। तीर्थ यात्रा को शासक और आम लोग काफी पसंद करते थे। जितने भी मंदिर इस काल में बने उसमें शैव व वैष्णव देवताओं के अतिरिक्त चोल शासकों की, मैंने बात की थी इनकी शासकों की, रानियों की, इनके परिवार के सदस्यों की मूर्तियां भी मंदिरों में लगाई जाती थी। इतना इनको पूजा जाता था, इनकी प्रतिष्ठा थी, शासकों का महत्व था। तो उनकी भी देव देवताओं की तरफ उपासना होती थी। वैष्णव, वैष्णव क्या कहलाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम पिछले साल उसमें भी करके आए थे, अलवार। और शिव भगत जो थे, शिव पंथ वाले थे, वो नयनार कहलाते थे। अपने सिद्धांतों की धारणा स्वतंत्र ढंग से करते थे और अपना धर्म का प्रचार कर पाते थे। अंत में हम कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में स्थापित चोल राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है विशेष महत्व उस समय था, काफी महत्व था। 400 ईस्वी तक इन्होंने समाज को एक विशेष एकता के सूत्र में बांधे रखा। कई तरह की उच्च कोटि का जो प्रशासन था, कला था, साहित्य था, संस्कृति थी, इसमें शिखर को इन्होंने छुआ। तो ये हमने काफ़ी विशेषताएं पढ़ी। तो ये क्वेश्चन आपका 16 अंक का आज है, तो आप इसमें लिख देंगे चोल साम्राज्य के विशेषताओं के बारे में, प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। तो चोल प्रशासन हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो हमने कल भी आपको बताया था। फिर 750 से 1200 ईस्वी तक का हमारा जो लेसन है, इसमें राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। देखो, राज व्यवस्था को हमने पढ़ा है, चाहे वो हर्ष के काल की हो, चाहे चोलों के काल की हो, पल्लवों के काल की हो, प्रतिहार, इन सब को जो हम पढ़ के आए हैं, इसी को थोड़ा सा हमने पॉइंट वाइज लिखना है। देखो, हमने वही राजा, मंत्री, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, यही सब बिंदु इसमें भी रहने वाले हैं और ये हम सब कर भी चुके हैं। आपको ध्यान होगा, राजा को अगर हम करें तो जो राज व्यवस्था उस काल में थी, तो सामंतीकरण ये भी हम पढ़ के आए कि मजबूत होता जा रहा था। सरदार आंतरिक प्रशासन में कुल मिलाकर स्वतंत्र थे। डायरेक्ट जिन राज्य प्रशासन था वहीं राजज्ञा लागू होती थी। तो राजा को अगर हम पढ़ते हैं तो संपूर्ण प्रशासन का जो है केंद्र ये होता था। सर्वोच्च, ये हर मामले में सेना का हो, न्याय का हो, इनमें सर्वोच्च होता था, शक्तिशाली होता था। पद आम तौर पर राजा का भी क्या होता था, वंशानुगत होता था। तो तत्कालीन अधिकांश राजनीतिक विचारक और धर्म ग्रंथ उसके पुस्तानी अधिकार का समर्थन करते हैं। इस मामले में राजा सामंतों के हस्तक्षेप को रोकता था। राजा की ओर से कौन सा सिद्धांत अपनाया गया था, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। भी राजा तो देवी देवताओं से उत्पन्न है, इसकी बातों को विशेष मानना चाहिए। ऐसे सिद्धांत अपनाने पर समाज को सामंतों पर अपनाने पर बल दिया जाता था। हालांकि पाल शासक का, गोपाल शासक आपने पढ़ा था, उसको लोगों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था, तो वहाँ अलग थोड़ा विशेष अलग मामला था। आपने पद उपाधियों के बारे में भी पढ़ा है कि ये शासक कैसी उपाधियां धारण करते थे, अलग अलग। इतने शासकों के बारे में पढ़ के आए हम, तो उनकी उपाधियों के बारे में पढ़ा था, राजमल्ला, चक्रवर्ती, राजाधिराज, परम भट्टारक। तो ये श्रेष्ठ, ये इनके सन्य समाज से विशेष श्रेष्ठ होने का प्रतीक थी ये उपाधियां। तो उस समय की राजनीतिक विचारधारा में क्षत्रिय वर्ण की रक्षा राज्य का दायित्व माना जाता था। राज सियासन पर ज्येष्ठ पुत्र का दावा, आमतौर पर ज्येष्ठ पुत्र ही सियासन को संभालता था, उसका दावा स्वीकार किया जाता है। उत्तराधिकारी की लड़ाई हालांकि होती रहती थी एक आध बार। तो युवराज का पद जो है काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि युवराज ही आमतौर पर राजा बनता था। राजा का दरबार और उसकी राजधानी, सांस्कृतिक दरबार और राजधानी विशेष होती थी, संस्कृति का केंद्र होती थी वो, तो इसका विशेष महत्व होता था। नर्तकिया, कुशल संगीतकार, जो भी मतलब इस तरह की जो चीजें होती थी वो सारी विशेष शोभा बढ़ाती थी दरबार की। राज परिवार की महिलाएं भी जो है दरबार में कोई विशेष अवसरों पर उपस्थित रहती थी। भव्य मंदिरों का उल्लेख हम पढ़ के आए हैं, ये निर्माण करते थे, इनकी मूर्तियां भी इनमें मिली हैं। तो मंदिरों का जो रख रखाव ब्राह्मण पुरोहितों के इनके भरण पोषण के लिए कर मुक्त, कर भार मुक्त जो है भूमि जो है इनको दान दी जाती थी। पाल राजाओं ने बौद्ध मठों में सहायता की। पाल ने बौद्ध, क्योंकि पाल बौद्ध को मानते थे।
तो अलग अलग जो राजा जिस काल में जिनको मानता था उसकी उस धर्म की उसने सहायता की। तो ये राजा के बारे में हमने पढ़ा। मंत्री वही सलाह और सहायता का इनका काम था, शासन में भागीदारी थी, शक्ति विभाजन हो जाता था इससे और काम राज्य का चलना आसान हो जाता था, यही काम इनका रहता था। आपको संख्या तो कोई निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या किस समय में रही, आपको ध्यान है ही। प्रमुख न्यायाधीश, पुरोहित, प्रधानमंत्री, महादंडनायक, कोषाध्यक्ष, सेनापति, ये इस तरह के जो है पत्राचार मंत्री, विदेश मंत्री के तौर पर काम करता था, कई तरह के, ये आपको सब ध्यान रहना चाहिए, कई बार पढ़ाए हम। राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक, महल का रक्षक, व्यक्तिगत अंगरक्षक, महल का रक्षक, सेना में अलग दायित्व ये होते थे। महाप्रतिहार जिसको बोलते थे, दरबार का जो रक्षक, महल का जो रक्षक था वो था महाप्रतिहार। तो अलग अलग पदों के नाम है, प्रतिहार, दरबान। मंत्रियों में पुरोहित का जो स्थान था वो ऊंचा था। सिद्धांत रूप तो मंत्री जो है राजा की इच्छा पर निर्भर थे, परंतु प्रभावशाली परिवार जो से ही मंत्री विशेष रूप से बनते थे, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, आसान नहीं था। एक ही परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्री बनने के उदाहरण भी मिले हैं। पाल वंशीय राजा धर्मपाल से नारायण पाल तक एक ही ब्राह्मण परिवार से मंत्री नियुक्त किए जाते थे, तो इनको भी जो है राजस्व मुक्त जो है कुछ गांव वेतन के बदले दे दिए जाते थे, यही इनका वेतन था। अब आती है प्रांतीय शासन की बात। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट साम्राज्यों का प्रत्यक्ष जो प्रशासित क्षेत्र था वो प्रांतों में विभाजित था, चोलों का भी था, सबका ही था, तो प्रांतों में विभाजित था। फिर आगे प्रांत आगे जो भी है आपके कमिश्नरी या जिलों में बटे होते थे। नामकरण में अंतर है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम उनके रखे गए थे, तो लेकिन प्रशासन का तरीका जो था वो एक जैसा ही था कुल मिलाकर इनमें। पाल और प्रतिहार राज्यों में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, मुखिया उपारिक होता था। वह अपने प्रांत क्षेत्र से भू राजस्व की वसूली करता था, वही भू राजस्व मुख्य काम था, तो इसकी वसूली का काम उपारिक का था। और सेना की सहायता से कानून व्यवस्था स्थापित करता था। राष्ट्रकूट राज्य में जो है राष्ट्र कहा जाता था और राष्ट्रपति के मुखिया का दायित्व भी वही जो उपारिक महाराज का होता था। ये मुखिया जो है आमतौर पर या तो युवराज या राजा के परिवार से होते थे, प्रभावशाली परिवारों से होते थे, ऐसे ही नहीं किसी को बना दिया था। आगे मंडल या जिलों में बांटा जाता था। इनका विषयपति या जो भी मुखिया होता था जिले का, उसका काम भी वही राजस्व वसूली, शांति बनाए रखना था। विषय और आगे छोटी प्रशासनिक इकाई तहसील में बटे होते थे। उसके बाद फिर स्थानीय प्रशासन का जो बिंदु है वो अगले में हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। स्थानीय प्रशासन और आपका सैनिक, राजस्व और अधीनस्थ शासकों के क्षेत्र में प्रशासन, इस वीडियो में भी देख सकते हैं। वैसे तो कोई ऐसा मामला नहीं है, मुश्किल नहीं है, देख ही लेते हैं। स्थानीय में वही आपका ग्राम नगर आएंगे। गांव छोटी इकाई थी, ग्रामीण जीवन व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। ग्राम सभा स्थानीय पंचायतें होती थी, यहाँ पर पंचायतें काम करती थी। ग्राम सभा का मुखिया इनके सहयोग से कार्य करता था। प्रमुख ग्राम मैत्र या महाजन। राष्ट्रकूट राज्य में ग्राम सभा कुछ विशेष समितियां थी जो करों की वसूली, बाजार व्यापार का प्रबंधन, चरागाह तथा जलाशयों का प्रबंध देखती थी। गांव में एक राज्य अधिकारी होता था जो लेखाकार कहलाता था। क्या कहलाता था? लेखाकार। मुखिया और लेखाकार की भू राजस्व एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये स्वयं भी गांव के स्तर के भूस्वामी थे, तो ये ग्राम स्तर के पुश्तैनी राजस्व अधिकारी बन गए। बाद में नगर प्रशासन में क्या था? श्रेष्ठिन। नगर प्रशासन में श्रेष्ठिन जो है होता था और सार्थवा होता था। श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठिन और सार्थवा क्या होता था? ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 अंक में। व्यापारी जो कारवां होता था, व्यापारी कारवां का प्रधान या समिति का जो अध्यक्ष होता था। और शांति का जो जिम्मा था नगर में वो किसका था? कोतवाल, कोतवाल या कोटपाल, जो भी है, अलग अलग जगह लिखा मिलेगा। उसके पास एक टुकड़ी होती थी सशस्त्र सेना की। इतिहासकार मानते हैं कि सामंतीकरण का प्रभाव व्यापार और नगरीय जीवन पर भी पड़ा।
पांचवा बिंदु आता है आपका सैनिक संबंधी, सैनिक प्रशासन कैसा था। वही महासेनापति, सेनापति, महाबलाधिकृत, बलाधिकृत, पीलोपति, जो हाथी सेना का प्रधान होता था वो क्या होता था, पीलोपति। किस प्रकार की सेना, ये जितने हमने पढ़े, अश्वारोही, पैदल, हस्ती सेना, तो नगर दुर्गों में कोटपाल अभी हम पढ़ के आए। सेना राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण राजा सेना पे रखता था क्योंकि सेना ही महत्वपूर्ण थी। अधीनस्थ सामंतों की भी सेना होती थी, इसको जब राजा बुलाता था तो राजा की सहायता के लिए वो लोग आते थे। उल्लेखनीय है कि सेना में बढ़ते सामंती फलस्वरूप जो है ना, राजा जो है कमजोर होता गया क्योंकि राजा ने अपनी सेना को कमजोर कर लिया और सामंतों की सेना पर वो निर्भर होता जा रहा था। फिर छठा बिंदु भी हम करते हैं, ये था आपका राजस्व। राजस्व में आपको पता है कि आय का मुख्य साधन क्या होता था, भूमि कर। भूमि कर जो है आपका मुख्य साधन है, इसको आप देखेंगे। भूमि कर की अगर हम बात करते हैं तो इसको भाग भोग, राजभोग, अलग अलग नाम रखे गए थे। उपारी कर आय का प्रमुख स्रोत था। जमीन की पैदावार के अनुसार, जैसी पैदावार जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग थी तो उसी हिसाब से 1/6 भी होता था, कई जगह पर 1/3 भी जो है कर लिया जाता था। नगद भी लिया जाता था, अनाज के रूप में भी लिया जाता था। गांव से लेकर प्रांत तक, केंद्र तक अनेकों अधिकारियों की एक श्रृंखला थी जो इसको वसूल करते थे। इसके अलावा सिंचाई कर, ये भी हम पढ़ के आए, सिंचाई, सीमा, नमक, उद्योग, सब चीजों पर राज्य का कर होता था। जुर्माने भी लिए जाते थे, इससे भी आय होती थी। तो ये आय के साधन है। सरदार या सामंत भी अपने राजस्व का एक हिस्सा, सामंत हिस्सा देते थे राजा को। राजस्व अधिकारियों को सेवा के बदले क्या दी जाती थी, भूमि, भूमि ही दी जाती थी उस पर जितने। इससे पता चलता है कि मुद्रा का प्रसार कम था। राज्य का खर्च मुख्य तौर पर सैनिक अभियानों और सैनिकों के वेतन पर होता था। इसके अलावा वही खर्च महल पर, मंदिरों पर, दुर्गा भवन बनाने पर, सांस्कृतिक गतिविधियों पर दान देने में खर्च होता था। आखिरी बिंदु आता है आपका सातवां बिंदु, आप नोट करेंगे, अधीनस्थ शासकों के क्षेत्र में प्रशासन। अधीनस्थ जो सामंत हैं उनके क्षेत्र में कैसा प्रशासन था। अधीनस्थ शासकों के क्षेत्र में प्रशासन, जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे वहां पर सामंतों का नियंत्रण था। आंतरिक प्रशासन के मामलों में ये मात्र जो सरदार थे ये पूरी तरह से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते थे। राजा के आदेश केवल सांकेतिक रूप में सीमित रूप से ही लागू होते थे। राजा और सरदारों के बीच संबंध इससे तय होते थे कि इन्हें अधीन कैसे किया गया है, युद्ध में हराकर अधीन बनाया गया है या उन्हें अपेक्षाकृत कम स्वतंत्रता दी जाती थी। ये सामंत सरदार बड़े महत्वाकांक्षी थे, स्वतंत्र होने की ताक में रहते थे। जैसे ही राजा कमजोर हुआ या कई बार युद्ध राजा के साथ छिड़ जाते थे अलग अलग जगह, तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। उदाहरण के लिए प्रतिहार शासकों को बुंदेलखंड के चंदेल और मालवा के परमारों से बार बार लड़ना पड़ा। यही स्थिति राष्ट्रकूट शासकों के वेंगी तथा कर्नाटक के सरदारों के साथ रही। उल्लेखनीय है कि इन अधीन अथवा मात सामंत सरदारों के अनेक दायित्व होते थे। सामंतों द्वारा भूमि, अनुदान, उपाधियां, सामंती दायित्व निभाने के बदले में राजा उन्हें महत्व के प्रतीकों को धारण करने का अधिकार प्रदान करता था। ये हमारा यहाँ पर दो चीजें खत्म हुई हैं, चोल प्रशासन की विशेषताएं और 750 से 1200 ईस्वी तक की जो राज व्यवस्था की विशेषताएं। एक जैसी ही बहुत सारी बातें थी, ये हमने पढ़ ली हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा अर्थव्यवस्था से संबंधित इस काल में आर्थिक विशेषताएं कैसी थी, और फिर सामंतवाद, 2 क्वेश्चन। और तीसरा है आपका राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इस तरह से ये वीडियो भी आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, गूगल मीट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और आप नोट्स जरूर बनाएं, साथ ही साथ बनाएं।